हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे सॉल्व पेपर जो 2003 का है। ये टीजीटी का पेपर है। और तो यहाँ पर ये भी बता देते हैं जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आपको बिल्कुल एकदम सही उत्तरों के साथ कराया जाएगा। और ये भी बता देते हैं कि और इसमें पूरी संपूर्ण व्याख्या कराई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, परली आंख किस शैली की विशेषता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा आसान होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको जो मैं फुल डिटेल्स में बताऊँ आप उसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे परली आंखों मतलब जो परली आंख है वो किस शैली की विशेषता है। मुगल की है, पहाड़ी की है, अपभ्रंश की है या फिर राजस्थानी की है। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल अपभ्रंश शैली हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अपभ्रंश शैली। तो यहाँ पर अभी तो आपने देखा कि यहाँ पर परली आंख की विशेषता है अपभ्रंश शैली की थी। यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि जो अपभ्रंश शैली में जो आंख बनी है वो कहाँ मतलब कैसी बनी है। यहाँ पर सवा चश्म के बने हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सवा चश्म के चेहरे कहाँ बने हैं, एक चश्म के चेहरे कहाँ बने हैं, ये चीज़ पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे बता देते हैं राजस्थानी में आपका कौन सा बना है, तो आपका एक चश्म चेहरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ पॉइंट आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से करिएगा। और यहाँ पे अपभ्रंश शैली की अगर हम और बात करते हैं तो यहाँ पर अपभ्रंश शैली जो यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से काल का है, तो यहाँ पे बता देते हैं आपका राजपूत काल मतलब राजपूत एवं सल्तनत काल हो जाएगा। ठीक है, राजपूत एवं सल्तनत काल, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा, राजपूत एवं सल्तनत काल। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो 2-3 पॉइंट बताए हैं तो उसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर यहाँ पर हम मुगल शैली की बात करते हैं, अगर हम मुगल शैली की बात करते हैं तो मुगल शैली में कैसा हो जाएगा आपका, मतलब अकबर के टाइम में तो यहाँ पर 1.5 चश्म के चेहरे बने थे, लेकिन यहाँ पर आपको जहांगीर शाहजहां के टाइम में आपको आगे आते आते देखने को मिल जाएंगे, आपको एक चश्म के चेहरे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, देखो ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो जल्दी से पहाड़ी का बताइएगा कि यहाँ पर आपको कौन से चश्म के चेहरे मिले हैं, जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर पाल शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पाल शैली के मतलब जो शैली है उसकी मुख्य विशेषता क्या है। ये तो सब लोग जानते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 2001 हो गया, 99 हो गया, यहाँ पर कम से कम 2015 तक तो आपको 2016 तक तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको आगे आगे बढ़ेंगे तो आपके आर्टिस्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊँगी जो आपको एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, आपका बौद्ध से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बौद्ध से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि ये किससे संबंधित था, आपका बौद्ध धर्म के यहाँ पर महायान। तो महायान का भी याद रखिएगा कि महायान से ये संबंधित है। बाकी अगर हम पाल शैली की यहाँ पर बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका 730 से यहाँ पर हो जाएगा आपका 1197 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का ये टाइम पीरियड चला था। कौन सा, पाल शैली का। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यहाँ पे षडंग किससे संबंधित है। तो यहाँ पे षडंग सभी लोग जानते हैं, जिसमें 6 अंगों की व्याख्या करी गई है, किसकी करी गई है, और यहाँ पे षडंग किससे संबंधित है। तो यहाँ पर किससे संबंधित हो जाएगा बताइएगा, चित्रकला, मूर्तिकला, वस्त्र, स्थापत्य। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो षडंग है वो किससे संबंधित हो जाएगा, आपका चित्रकला से संबंधित हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर जो षडंग की यानी कि जो षडंग की व्याख्या करी थी वो किसने करी थी, यहाँ पर A.N. टैगोर ने करी थी। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो यहाँ पर चित्रकला यानी कि जो यहाँ पर षडंग की जो शुरुआत करी थी यानी कि जो इसमें व्याख्या करी थी, जो सबसे पहले इसने नाम दिया था वो किसने दिया था, पंडित यशोधर ने। तो पंडित यशोधर ने सर्वप्रथम यहाँ पर 6 लिम्बस बताया था, मतलब 6 लिम्बस नहीं, मतलब जो षडंग है वो चीज़ बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे पंडित यशोधर ने यहाँ पर कौन सी शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में। तो 11वीं शताब्दी में इन्होंने क्या करा था कि कामसूत्र की जो टीका है, तो उसकी कामसूत्र का जो 4थे नंबर की यहाँ पर अध्याय है, जो आलेख्यम है, उसकी टीका करी थी। किस नाम से करी थी, यहाँ पर जय मंगला नाम से करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जय मंगला नाम से यहाँ पर टीका करी थी, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मतलब इसमें देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आप तो बाकी सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे 6 अंग हैं, तो 6 अंग भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर बताइएगा कि जो रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किसने किया था। हो सकता है कभी आपका रस सिद्धांत अभी पूछा है तो आपको पता है कि कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका अभिनव गुप्त हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है, तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट बताइएगा कि रस निष्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि रस निष्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था।
जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल कौन हो जाएगा आपका भरत मुनि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भरत मुनि हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं आनंदवर्धन की, तो आनंदवर्धन का कौन सा हो जाएगा आपका? ध्वनि सिद्धांत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको सिद्धांत बता रही हूँ, दो सिद्धांत भी मैंने आपको कराए हैं, तो उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। आपको जितने भी सिद्धांत हैं ये आपका सौंदर्य शास्त्र का ही पार्ट है, तो आप उसको याद रखिएगा। बाकी अगर अभिनव गुप्त की हम बात करें, तो अभिनव गुप्त का जो रस सिद्धांत में इन्होंने कौन सा दिया था? नवा रस दिया था। तो नवा रस जो था उनका कौन सा था? यहाँ पर कौन सा था? शांत रस था। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अभिनव गुप्त का जो रस है वो वहाँ पर नवा रस वो कौन सा था, तो आप बता सकते हैं शांत रस है। ये तो सबको पता ही है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि यहाँ पर चित्रकला से है, मूर्तिकला, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला। तो सभी लोग जानते हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, ठीक है, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, इसमें क्या करा गया है? तो यहाँ पर जो आप देखेंगे जो तीसरे खंड में, यानी कि कौन से खंड में? तीसरे खंड में जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण की ही बात कर रहे हैं। तो तीसरे खंड में इन्होंने जहाँ पर कौन सा अध्याय है? यहाँ पर 35 से लेकर 43 तक का जो अध्याय है, तो यहाँ पे चित्रसूत्र नाम का एक प्रकरण है या फिर बोल सकते हैं एक यूनिट है। तो यहाँ पर जो चित्रसूत्र नाम का यहाँ पर जिसमें क्या करा गया है? चित्रकला की व्याख्या करी गई है, और इसी में ही चित्रकला को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल चित्रकला से संबंधित हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछता है कि यहाँ पर जो विष्णु धर्मोत्तर की यहाँ पर जो रचनाकार हैं, तो आपको कौन बताना है? तो आपका मार्कंडेय मुनि हो जाएगा। ठीक है, मार्कंडेय मुनि हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछता है कि यहाँ पर कौन से काल का है, तो आप बता सकते हैं ये कौन सा हो जाएगा? आपका गुप्त काल हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, तो आप उसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर पूछता है कि कौन से समय है, तो आपका हो जाएगा 6वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कितना मतलब किसका महत्व है? तो आपको बताना है कला का है, साहित्य है कि कला का है कि या कला साहित्य का है। तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर कोई सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम है तो यहाँ पर कला के बिना कुछ भी नहीं है। अगर किसी के पास कोई कला, देखो हर किसी इंसान के पास कोई ना कोई कला होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो महत्व है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कला का महत्व हो जाएगा। कोई भी है, अगर हमें कोई सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में है, तो हमारा कला का होना बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, ये तो आपको समझने वाली बात है, तो यहाँ पर ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर है अभ्रंश शैली के चित्रों की क्या विषय है? तो अब यहाँ पर अभी तो आपने देखा था कि पाल शैली का कौन सा विषय है, अब हम यहाँ पर देखेंगे अभ्रंश शैली का कौन सा विषय है। तो यहाँ पर जैन है, बौद्ध है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल यहाँ पर जैन शैली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है। बाकी तो अभ्रंश शैली के बहुत सारे नाम हैं, तो वो सब आपको मैंने बताई हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो प्रथम ग्रंथ है, यहाँ पे प्रथम ग्रंथ की बात करते हैं, यहाँ पे ग्रंथ भी याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बस मैं प्रथम ग्रंथ बता देती हूँ, यहाँ पे आधार नियुक्ति व्रत है। ठीक है, तो उसको याद रख लीजिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आपका जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो अभी आप लोग बिल्कुल पढ़ा था कि यहाँ पे जो षडंग सिद्धांत है वो किस ग्रंथ में हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका जयमंगला हो जाएगा। और जयमंगला यहाँ पर कहाँ से लिया गया है? तो जयमंगला आपका कामसूत्र से लिया है। और कामसूत्र से कहाँ से लिया है? तो यहाँ पर कामसूत्र की 4थे नंबर की यहाँ पर जो आलेख्यम नाम का था, उसी से वहाँ से लिया गया है। जिसकी टीका किसने करी थी? यहाँ पर पंडित यशोधर ने करी थी। किसने टीका करी थी? यहाँ पर पंडित यशोधर ने करी है। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा, देखो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, उसे बार बार रिपीट करा जाता है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसको हमेशा मतलब रिपीट करा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी तो आपको सबको पता है कि षडंग का क्या क्या है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि प्रथम अधिगण के तीसरे अध्याय की कौन से है, जो 4थे नंबर की जो कला है, कौन सी? आपकी आलेख्यम। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि क्या पूछ रहा है कि चित्रकला से संबंधित यहाँ पर नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर जानते हैं चित्रकला के तत्व भी पढ़े होंगे। आपने कौन सा पढ़ा है? चित्रकला के तत्व पढ़े हैं, यहाँ पे अंग भी पढ़े होंगे, सिद्धांत भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे चित्रकला से संबंधित आपको पूछ रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पे रूप है, तो रूप तो आपने पढ़ा है, तो प्रमाण भी पढ़ा है, लिप आपने भाव भी पढ़ा है, लेकिन आपने लिपि यहाँ पर नहीं पढ़ी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
तो बिल्कुल आपका लिपि हो जाएगा। तो लिपि हमारा कोई सा अंग नहीं है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि जो चित्र में रस दिखाई देते हैं वो बिल्कुल कितने दिखाई देते हैं आपको, तो बिल्कुल 9 रस दिखाई देते हैं। अगर आपका यहाँ पर सौंदर्य शास्त्र में पूछा जाता है तब भी आप 9 रस लगा के आइएगा। अगर यहाँ पर अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या कितनी बताई है तब भी आप 9 लगा के आइएगा। अगर यहाँ पे समरांगण सूत्रधार में पूछा जाता है कि रसों की संख्या कितनी है तो आप 11 लगा के आइएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछता है कि भरत मुनि ने कितने रसों की संख्या बताई है तब आप भी 8 लगा के आइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हैं सब आपको याद रखना है कि किस में 9 लगाना है, किस में 8 लगाना है, किस में 11 लगाना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। किसी संरचना के प्रमुख 2 तत्व क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या पूछ रहा है, यहाँ पर तत्व पूछ रहा है कि कोई भी संरचना है उसके तत्व क्या है। तो आपने यहाँ पर कला के तत्व पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पे रूप और स्थान है, वर्ण एवं बनावट है, रेखा एवं आकृति है, छाया एवं प्रकाश है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सभी आपके क्या हैं, तत्व हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रमुख तत्व हैं वो आपको बताना है, जो यहाँ पर जिसके बिना आपका जो कोई भी ड्राइंग करते हैं तो उसके बिना अधूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है देखो, वर्ण बनावट भी इंपॉर्टेंट है, रेखा और आकृति भी इंपॉर्टेंट है, छाया और प्रकाश भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हमारे पास कोई स्थान ही नहीं होगा तो हम यहाँ पर ड्राइंग कैसे करेंगे। तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, रूप और स्थान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर मूल रंग कौन से हैं। तो आपको बताने हैं कि जो मूल रंग हैं वो कौन से हैं। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि कभी कभी आप एग्जाम में मूल रंग भी पूछ सकता है। हो सकता है कि आपका पदार्थ के रंग भी पूछ ले, या फिर हो सकता है आपका प्राथमिक रंग पूछ ले, या फिर हो सकता है कि आपका प्राइमरी कलर पूछ ले। ठीक है, ये सब जो है चाहे मूल रंग हो, चाहे पदार्थ के रंग हो, या फिर आपका प्राइमरी कलर हो, या आपका प्राथमिक हो, तो ये सब के सब कौन से कहलाते हैं आपके, सब के सब ये मूल रंग होते हैं, प्राइमरी कलर, ये सब एक ही बात है। जितनी भी हैं आपके जो मैंने बताए हैं वो सब आपका एक ही बात है। तो आपको पता है कि जो प्राइमरी कलर होते हैं वो कौन से होते हैं, तो बिल्कुल आपका पीला, लाल और नीला हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछता है कि प्रकाश के रंग कितने होते हैं, तो प्रकाश के रंग, अगर यहाँ पर बाई चांस पूछता है कि प्रकाश के रंग कौन से हैं, तो आप लोग बताएंगे RGB, यानी कि आपका रेड, ग्रीन और ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं। तो यहाँ पर आरंभिक ग्रंथ चित्र, तो यहाँ पर आरंभिक ग्रंथ चित्र का मतलब क्या है कि यानी कि जो स्टार्टिंग में जो चित्र बनाए हैं, जो ग्रंथों पर चित्र करे हैं, यानी कि पोथियों पर चित्र करे हैं, तो वो कहाँ पर करे हैं। तो आपको बताना है कि ताड़पत्र पर हुए थे, कागज पर, चर्म पर, या फिर आपका वस्त्र पर। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रथम ग्रंथ चित्र बनाए हैं, पोथी चित्र बनाए हैं, वो सबसे पहले किस पर बने हैं, ताड़पत्र पर बने हैं। और ताड़पत्र पर सबसे पहले कहाँ पर बने हैं, ये पाल शैली में बने हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर पाल शैली में कभी कभी हो सकता है साइज पूछ लिया जाए, तो आप यहाँ पर 22.5 बताएंगे और इनटू आपका हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। बाई चांस कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी दे देता है कि 22/1/2 इंटू 2/1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी का आपका जो कागज़ का है, तो कागज़ आपका जैन शैली में मिलेगा। चलिए तो यहाँ पर है 40 नंबर, यहाँ पर अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि अजंता में जो चित्रकला के जो उदाहरण मिले हैं तो बिल्कुल ही सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो फ्रेस्को हो जाएगा। फ्रेस्को में कौन सा हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा फ्रेस्को बूनो हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, फ्रेस्को सेक्को हो जाएगा। ठीक है, सेक्को में क्या होता है कि सूखी भित्ती होती है, बूनो में आपका हो जाता है आपका गीली भित्ती होती है। तो यहाँ पे जो गीली भित्ती के उदाहरण आपको मिलेंगे जो फ्रेस्को बूनो के हैं, वो सबको मतलब सबसे अच्छे आपको मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे जोगी मारा की गुफा में मिलेंगे आपको फ्रेस्को बूनो के जो आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सर्वप्रथम। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर बादामी जो किस प्रदेश में है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो बादामी है, तो यहाँ पर जितनी भी हैं, जितनी भी गुफाएं हैं, तो सबका यहाँ पर एड्रेस जरूर याद रखना है। जितना पता है, जितना कहाँ है, वो सब याद रखिएगा कि कौन सी जगह पर है। ठीक है, तो स्थान जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे बादामी किस प्रदेश की है, तो बिल्कुल यहाँ पर कर्नाटक की हो जाएगी। ठीक है, और कर्नाटक में कहाँ पर है, तो ये बिल्कुल आपको कौन सा हो जाएगा, बीजापुर हो जाएगा। बीजापुर जिले में हो जाएगा, कहाँ पर, कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें कि तो बादामी का जो पुराना नाम है वो कौन सा हो जाएगा, बतापीपुरम हो जाएगा या बतापीपुरम हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही कोई सा भी दे सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ याद रखनी है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है कि रज़्मनामा के चित्र किससे संबंधित हैं। तो आपको बताना है कि रामायण से संबंधित है, महाभारत है, मेघदूत है या फिर गीत गोविंद है। तो यहाँ पर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल आपका महाभारत हो जाएगा। तो रज़्मनामा है तो किससे हो जाएगा आपका, महाभारत से हो जाएगा। यहाँ पर इसको बता देते हैं कि यहाँ पर इसको कहते हैं युद्धों की पुस्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, युद्धों की पुस्तक भी कहते हैं। साथ साथ में बता देते हैं कि यहाँ पर जो इसका रज़्मनामा है जिसका फ़ारसी अनुवाद जो किया था वो किसने किया था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल कादिर बदायूनी ने किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, कादिर बदायूनी ने किया था इसका फ़ारसी अनुवाद। अगर हम यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर जल्दी से सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि जो यहाँ पर रज़्मनामा की जो प्रथम प्रति थी वो कौन से संग्रहालय में थी और यहाँ पर जो दूसरी प्रति थी वो कौन से संग्रहालय में है, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं जो मतलब प्रथम प्रति है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्रथम प्रति की बात करें तो ये कहाँ पर हो जाएगी, सवाई मान सिंह द्वितीय। ठीक है, सवाई मान सिंह यहाँ पर आपका हो जाएगा द्वितीय हो जाएगा। ये कहाँ पर है, ये आपका जयपुर में हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही प्रति याद रखिएगा कि कहाँ पर कहाँ संग्रहित है। अगर यहाँ पर हम किसकी बात करें, दूसरी प्रति की बात करते हैं तो दूसरी प्रति हमारी कहाँ हो जाएगी, ब्रिटिश संग्रहालय हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर हो जाएगी आपका, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में हो जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है। अगर यहाँ पर बाई चांस कलाकार की बात करें तो कलाकार को तो पता ही होगा, यहाँ पर जैसे कि दसवंत हो गया और यहाँ पर बसावन हो गया। ठीक है, और मिस्किन हो गया, यही सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, मतलब जो प्रमुख जो थे कलाकार यही सब हो जाएंगे। ठीक है, बाकी तो पता ही रज़्मनामा कौन से संबंधित है, आपका अकबरकालीन हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कह रहा है, मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है। तो यहाँ पर आपको बताना है अकबर की है या फिर शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। और ये भी साथ साथ में बताइएगा कि छवि चित्र करने वाला जो सबसे अच्छा छवि चित्र करता था मुगल चित्र मतलब कहाँ में, मतलब किसके टाइम में करता था। तो यहाँ मतलब जहांगीर है, तो ये तो पता है कि जहांगीर के टाइम में है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कलाकार है जो मतलब जो छवि चित्र बनाने में निपुण था। तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा विशन दास। तो विशन दास जो है वो यहाँ पर कौन सा मतलब छवि चित्र बनाने में निपुण था। ठीक है, याद रखना है। बाकी सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि अकबर के टाइम पीरियड में कौन छवि चित्र बनाता था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर मैं विशन दास के एक बार आपको बता देती हूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छवि चित्र, वो याद रखिएगा। पहला आपका है एक भारतीय सुंदरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। भारतीय सुंदरी है, जो भारतीय सुंदरी कौन है, यहाँ पर नूरजहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर नूरजहाँ हो जाएगा। और इनका यहाँ पर जो मतलब जो नूरजहाँ की मतलब जो छवि है वो कहाँ पर संग्रहित है, तो यहाँ पर कहाँ पर हो जाएगी, भारत कला भवन वाराणसी में हो जाएगी। ठीक है, भारत कला भवन यहाँ पर वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ रखना। और दूसरा इनका जो छवि चित्र है किसका, विशन दास का, तो वो यहाँ पर एक याद करना, शाह अब्बास की छवि। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा, शाह अब्बास की छवि है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी ये कहाँ पर संग्रहालय है, तो ये पता है कि ये बोस्टन संग्रहालय में है। जल्दी से बताइएगा कि बोस्टन संग्रहालय कहाँ पर है। चलिए तो यहाँ पर 18 है क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी के चित्र किस काल में है। देखो यहाँ पर आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर इंडियन आर्टिस्ट पहले बहुत आता था, कम से कम 50 से 60% आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपका 40 से 45 भी हो सकता है, 30 से 35 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका सिलेबस भी चेंज हो गया है, तो आप उसको देखिएगा, तो मैंने आपको बताया ही है, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए तो यहाँ पर अकबर है, औरंगजेब है, जहांगीर है, शाहजहाँ है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो श्रेष्ठ पशु पक्षी का तो अगर बात आ गई है तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा आ गया है, तो जहांगीर हो जाएगा। और कौन ऐसा चित्रकार था जहांगीर के टाइम में जो पशु पक्षियों की चित्रकार करता था, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, मंसूर हो जाएगा। जो मंसूर था वो एक भारतीय मुस्लिम था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, क्या था, भारतीय मुस्लिम था, ये भी चीज़ मुस्लिम। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें कि जो मतलब यहाँ पर मंसूर है, ठीक है, तो मंसूर है वो पशु पक्षियों के साथ साथ वानस्पतिक भी बनाता था। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों की भी चित्रकारी करता था। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का जो पोषक है वो कौन सा है। देखो यहाँ पे पोषक लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ पे हिंदू विषयों का आपको सब्जेक्ट बताना है कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनवाता था वो कौन सा कलाकार था। तो बिल्कुल कौन सा कलाकार हो जाएगा, आपका अकबर हो जाएगा। और अकबर में ही यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ बनाए थे, जैसे कि हिंदुओं पर बताती हूँ, यहाँ पर जैसे महाभारत हो गया, यहाँ पे रामायण हो गया,
ठीक है। और यहाँ पर मतलब जो है मतलब जो भी बहुत सारे जितने भी बनाए हैं वो सब उन्होंने बनाए हैं। साथ साथ में यहाँ पर जो अकबर का टाइम बता देते हैं कि जो केशव की एक रसिक प्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, केशव की रसिक प्रिया है तो उसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अकबर ने जो केशव की रसिक प्रिया है वो किसके टाइम पीरियड में बनी है, तो आप बता सकते हैं कि अकबर के टाइम में बना है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं, ये तो बिल्कुल अभी आया था। मुगल सुंदरी है तो मुगल सुंदरी की किसकी बात कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे नूरजहां की शबीही की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, नूरजहां की शबीही की बात कर रहा है। तो ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर हो जाएगा आपका, ये भारत कला भवन वाराणसी हो जाएगा। ये तो चीज़ मैंने अभी बताया था। और किसके टाइम में हो जाएगा आपका, बिल्कुल जहांगीर के टाइम में हो जाएगा। जो मुगल सुंदरी का है वो किस में हो जाएगा, जहांगीर में। और किसने बनाया है, तो बिल्कुल विशनदास ने बनाया है। तो याद रखिएगा तीनों ही चीज़, चारों चीज़ जो भी आपको बताया है याद रखिएगा। कलाकार भी याद रखिएगा, नूरजहां की शबीह भी याद रखिएगा, और कहाँ पर संग्रहित है ये भी याद रखिएगा, और किसके टाइम में बना है तो वो भी याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि बनी ठनी में जो बना है, यहाँ पर देखो कोई वो नहीं दिया है, लेकिन आपको मैं पूरी फुल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। यहाँ पे बनी ठनी का जो चित्र शैली में बना है तो बिल्कुल कौन से में बना है, तो राजस्थानी हो जाएगा। और राजस्थानी में कहाँ पर बना है, तो ये बता देते हैं किशनगढ़ है। ठीक है, किशनगढ़ है। तो किसके टाइम पीरियड में बना है, तो ये आपका सावंत सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, सावंत सिंह हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर चित्रकार की बात करते हैं तो चित्रकार कौन सा हो जाएगा आपका, निहाल चंद हो जाएगा। ठीक है, निहाल चंद हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि बनी ठनी, तो बनी ठनी हमारा कोई वो नहीं है, यहाँ पे कोई ग्रंथ नहीं है, तो बनी ठनी है एक लड़की ही है। तो यहाँ पर वो क्या करती थी, रसिक बिहारी नाम से क्या करती थी, एक क्या करती थी, कविताएं करती थी। रसिक बिहारी नाम से क्या करती थी, कविताएं करती थी। जो बनी ठनी है क्या करती थी, रसिक बिहारी नाम से कविताएं करती थी। और ये भी चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पर जो बनी ठनी है और दूसरी चीज़ यहाँ पर सावंत सिंह है। तो यहाँ पर बनी ठनी और सावंत सिंह की समाधि भी है। ठीक है, यहाँ पर समाधि भी है, कहाँ पर, वृंदावन में है। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, अब भी है तो आप लोग देख भी सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं। साथ साथ में भी बताइएगा कि शिकारी के जो चित्र बनाता था वो सबसे अच्छे चित्र कौन बनाता था, कौन सा कलाकार ऐसा है जो बहुत अच्छे चित्र बनाता था। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जो शिकार के चित्र बनाता था, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा मुगल हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर आपका दिया होता राजस्थानी दिया होता तो आप राजस्थानी, तो वैसे आपके शिकार के चित्र यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पर राजस्थानी, तो आपका हो जाएगा कौन सा, मुगल शैली हो जाएगा। तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कोटा शैली हो जाएगा। कोटा में ही, कोटा शैली को ही क्या कहते हैं, आपको शिकारी शैली कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मुगल दिया है तो आप मुगल राइट आंसर होगा। बाकी अगर यहाँ पर शिकार की बात करें कि कौन सा चित्रकार जो शिकारी में निपुण था, तो कौन सा हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, मनोहर। और मनोहर कौन से काल का है, ये आपका हो जाएगा जहांगीर के काल का हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये किसका पुत्र था, तो ये बसावन का पुत्र था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बसावन किसके टाइम का है, अकबर के टाइम का है। और ये बसावन क्या था, शबीह बनाने में निपुण था। ठीक है, तो याद रखिएगा बसावन क्या था, शबीह बनाने में निपुण था, जो अकबर कालीन का था। अगर मनोहर की बात करें तो ये जहांगीर काल का था। ठीक है, तो ये चीज़ पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मनोहर की चित्रों के बारे में। तो मनोहर के चित्र देखो, ये दो चित्र जरूर याद कर लेना। एक है आपका मतलब शेर का शिकार का चित्र है, तो इन्होंने बनाया है। जो मतलब शेर का शिकार करते कौन है, जहांगीर हैं। शेर का शिकार करते जहांगीर हैं, वो याद रख लेना। जो कहाँ पर संग्रहित है, मास्को संग्रहालय में है। ठीक है, इसको याद रखना। अब बाकी अगर हम काला हिरण की बात करें, एक काला हिरण है, या फिर बोल सकते हैं मृग आखेट। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मृग आखेट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों याद रखिएगा। बाकी अगर कहाँ पर संग्रहित है तो ये बता देते हैं, ये आपका हो जाएगा विक्टोरिया अल्बर्ट में हो जाएगा। ठीक है, विक्टोरिया अल्बर्ट है तो ये लंदन में हो जाएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है। तो राग रागनियाँ है तो सबका आपको समझ है, राग रागनी है तो मतलब संगीत से संबंधित है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर अंकन किस शैली में हुआ है। तो यहाँ पर देखो आपका शिल्पी में गलत होगा क्वेश्चन, राजस्थानी दिया है तो जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, कांगड़ा शैली में हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखते हैं
राग रागनी हो गए, या फिर आपका हो गया कृष्ण संबंधी चित्र हो गए, या फिर नायक नायिका भी संबंधी हो गए। सबसे अच्छे यहीं पर चित्र आपको मिलते हैं, नायक नायिका संबंधी, कृष्ण लीला संबंधी, प्रेम आख्यान संबंधी। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा आपका कांगड़ा शैली, और कांगड़ा शैली आपका कौन सा पड़ता है, आपका पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 पर बढ़ते हैं। नारी अंकन का यहाँ पर सुंदर चित्र किस शैली में बना है? तो यहाँ पे पहाड़ी है, राजस्थानी है, जैन है, मुगल है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन को बताना है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि जो नारी अंकन है, तो नारी अंकन जो सबसे ज़्यादा अच्छी बनी है, यहाँ पर लंबी सी बनी है, एकदम पतली बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी आंखें भी बनी हैं। तो जो सबसे ज़्यादा अगर नारी अंकन की सुंदरता की अगर हम बात करें, तो बिल्कुल आपका किस में हो जाएगा, पहाड़ी शैली में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़ते हैं। 12 मासा के चित्र किससे संबंधित है? तो यहाँ पर नाम से ही लग रहा होगा कि 12 मासा यानी कि 12 महीने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर किससे संबंधित हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका किससे हो जाएगा, यहाँ पर ऋतु से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि 12 मासे के चित्र कहाँ पर मिले हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, यहाँ पे 26 है नंबर, यहाँ पे संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? जो संगीत से संबंधित चित्र होते हैं, तो बिल्कुल आपको क्या कहते हैं, ये तो बिल्कुल आया था यहाँ पर रागमाला, तो इसमें कोई तो समझाने की जरूरत नहीं है। तो संगीत से संबंधित आपका रागमाला से संबंधित हो जाएगा, यही चीज़ हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है। चित्रकला में अधिक किसका महत्व है? तो चित्रकला में किसका महत्व है, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसका भी क्वेश्चन आपका मतलब जो क्वेश्चन दिया है वो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, तो आपको बता देते हैं। देखो, अगर यहाँ पे प्राणों की बात करें कि अगर चित्रकला में किससे प्राण आते हैं, तो आप रंग करके आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि किस चित्रकला में किसका महत्व है? तो यहाँ पे रेखा के बिना कोई भी आकृति नहीं बनती है, तो मतलब स्थान तो होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर स्थान के साथ साथ यहाँ पर रेखा का महत्व भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चित्रकला में जो महत्व होता है वो किसका महत्व है, रेखा का हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पर पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर बताना है गहरे, हल्के, काले, सफ़ेद। तो यहाँ पे चित्रकला में जो मतलब पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का यहाँ पर जो प्रयोग करा गया है, तो बिल्कुल किया गया है यहाँ पर गहरे रंगों का प्रयोग करा है, चटक रंगों का प्रयोग करा है, बिल्कुल एकदम ब्राइट कलर का यूज़ करा गया है। ठीक है, तो पहाड़ी चित्रों में। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि गहरे रंगों का यूज़ करा गया है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो आपको बताना है मुगल, कांगड़ा, बूंदी, बसोहली। तो बताना है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। देखो, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि गीत गोविंद के जो चित्र मिले हैं वो आपको पहाड़ी शैली में मिले हैं, यानी कि आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बसोहली हो जाएगा। ठीक है, बसोहली में आपको कहाँ मिले हैं, गीत गोविंद के चित्र मिले हैं। और गीत गोविंद को चित्रित करने वाला कौन सा कलाकार है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, मानकू हो जाएगा। और मानकू क्या थी, एक महिला चित्रकार थी। कौन थी, एक महिला चित्रकार थी, इसको भी याद रखना। मानकू का अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो गीत गोविंद है, गीत गोविंद के कहाँ पर संग्रहित है ये भी बता देते हैं, ये NGMA में है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी मतलब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है ये वाला। ठीक है, और साथ साथ में मानकू ने गीत गोविंद के साथ साथ यहाँ पर भगवत पुराण का भी चित्रण किया था। किसका, भगवत पुराण का भी किया था। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों चीज़ याद रखिएगा, गीत गोविंद और भगवत पुराण दोनों ही याद रखिएगा। और बाकी कहाँ पर मिला है, तो बसोहली में, और बसोहली आपका कौन सा है, यहाँ पर पहाड़ी का ही केंद्र हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 पर बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर आपका जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा देते हैं कि ताकि आपका जल्दी से क्वेश्चन हो जाए, कि आपको याद रखना है कि हाँ, जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हर संडे आपको कंप्लीट करा देंगे, ताकि आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला है? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, आधुनिक। तो बिल्कुल आपका जो मिला है प्रकृति चित्रण में, तो प्रकृति चित्रण की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो अगर यहाँ पर बात करते हैं कि इसको जो महत्व मिला है, तो किसको मिला है, तो बिल्कुल आपका मुगल शैली में बना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो जहांगीर है, तो जहांगीर में टाइम में बहुत ही ज़्यादा पशु पक्षियों को बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करता था। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, प्रकृति चित्र, और यहाँ पर वनस्पति, तो क्योंकि यहाँ पर मंसूर जो कलाकार था अधिकतर यहाँ पर ऐसे चित्र बनाता था। ठीक है, पशु पक्षी और वानस्पतिक यानी कि पेड़ पौधे के चित्र हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, हमजानामा के चित्र किसके समय में बने हैं? तो यहाँ पर हमजानामा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको मैं बता देती हूँ इसका समय, तो सारे स्टूडेंट एक बार समय भी बता दो, कभी कभी समय भी पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि इसका जो मतलब फारसी अनुवाद किया है वो किसने
किया है, ये भी बताइएगा। तो यहाँ पर बता देते हैं कि जो उसका समय हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका 1560 से आपका 1575 हो जाएगा, ये समय हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हमज़ानामा की अगर हम बात करते हैं कि इसका जो फ़ारसी अनुवाद किया था वो किसने किया था, तो अताउल्लाह काज़वीन ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना होगा अताउल्लाह काज़वीन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी इसका फ़ारसी अनुवाद किया था, बाकी फ़ारसी अनुवाद क्या किया था, दास्तान ए अमीर हमज़ा। ठीक है, तो यहाँ पे अमीर हमज़ा की कहानी है, तो ये चीज़ देख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है हमज़ानामा में, जो हमज़ानामा है तो यहाँ पर एक चश्म की अधिकता है। देखो यहाँ पर आपने भी देखा था, एक चश्म यहाँ पर इसलिए लिखा है कि हमज़ानामा, क्योंकि यहाँ पर अकबर में आपको 1.5 चश्म चेहरे मिल जाएंगे देखने को, लेकिन यहाँ पर हमज़ानामा अकबर कालीन का है, तो लेकिन इसीलिए यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि हमज़ानामा में एक चश्म आपको चेहरे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी आपको पता ही है कि यहाँ पे चित्र 2400 हैं, बाकी याद रखिएगा, बाकी इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी याद करते हैं, मतलब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे, सभी चित्रों को किसके समय में अधिक महत्व मिला। ये तो बिल्कुल मैंने अभी ही क्वेश्चन बताया था यहाँ पर, साथ साथ आपको बताया भी था कि सभी चित्रों को जो यहाँ पर महत्व मिला था यहाँ पर किसके टाइम में मिला था, तो बिल्कुल यहाँ पर अकबर के टाइम में मिला था। अगर देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पर कभी कभी पूछ जाता है कि सभी चित्रों में किसका महत्व मिला है। देखो महत्व जो दिया था वो तो अकबर ने दिया था, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें कि सभी चित्रों को सबसे अच्छे चित्र किस में बने हैं, सर्वश्रेष्ठ चित्र किस बने हैं सभी के, तो आप जहांगीर करके आएंगे। और जहांगीर के टाइम में कौन सभी चित्र सबसे ज़्यादा अच्छे बनाता था, तो विशनदास बनाता था। ठीक है, ये चलो मैं रिपीट कर देती हूँ, विशनदास बनाता था। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि अकबर के टाइम में कौन बनाता था, तो यहाँ पर कौन बनाता था, बसावन बनाता था। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों ही चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है यहाँ पर अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता है। ये भी बहुत ज़्यादा सारे स्टूडेंट जानते ही हैं कि यहाँ पर जो अकबर कालीन जो चित्रकार हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको पता ही है कि यहाँ पर दरबारी चित्र कहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर इसके साथ साथ मतलब कथाओं, जो भारतीय कथाएँ हैं उनके साथ साथ यहाँ पर दरबारी चित्र भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मुगल चित्रकार का क्या नाम था। बसावन था, मौला राम था, राजा रवि वर्मा है, या फिर अमृता शेरगिल हैं। तो यहाँ पर अमृता शेरगिल तो है ही नहीं, ये तो आधुनिक के हो जाएंगे, ये भी नहीं हो जाएगा। मौला राम जल्दी से बताइएगा कमेंट करके कि मौला राम कहाँ के चित्रकार हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है कि यहाँ पर जो मौला राम है वो कौन से चित्रकार हो जाएंगे, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं बसावन की, तो बसावन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बसावन है, तो बसावन बिल्कुल अभी मैंने बताया था कि बसावन कौन है, यहाँ पे अकबर कालीन के हो जाएंगे। ठीक है, किसके हो जाएंगे, अकबर कालीन के हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं मौला राम, तो मौला राम ये आपके हो जाएंगे गढ़वाल। ठीक है, तो यहाँ पे पहले चलो मौला राम के बारे में बता देते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला मौला राम वाला। तो ये बाकी तो इसका राइट आंसर बसावन ही है। अगर हम यहाँ पर मौला राम की बात करते हैं तो मौला राम ये कहाँ के हो जाएंगे, गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाल कहाँ किसका केंद्र है, तो ये आपका हो जाएगा पहाड़ी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पहाड़ी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो इनके चित्र हैं, किसके, मौला राम के। जो मौला राम के चित्र हैं तो उसको बता देते हैं। गोवर्धन धारण है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, गोवर्धन धारण है, तो उसको याद रखिएगा, गोवर्धन धारण है। बाकी ये जो है ये कहाँ पर है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पर मौला राम की सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है एग्जाम में, जल्दी से पुस्तक का नाम बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट बताते हैं। जो मौला राम की पुस्तक है उसका नाम बताइएगा, सारे स्टूडेंट बताइएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर गणराज वंश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, गणराज वंश का इतिहास हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, गणराज वंश का इतिहास है, ये किसकी पुस्तक है, मौला राम की पुस्तक है। बाकी इनके जो चित्र है वो भी बता दिया है। गोवर्धन धारण है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ का चित्रकार है, आपका पहाड़ी का हो जाएगा। पहाड़ी में किसका हो जाएगा, गढ़वाल का हो जाएगा। ठीक है, तो किसका हो जाएगा आपका, गढ़वाल। ठीक है, तो तीनों चारों पांचों जितना भी मैंने बताया है सब याद करिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो किसके दरबार में जो अबुल हसन ने बनाए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर मतलब किसके टाइम में बनाए हैं, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा जहांगीर के टाइम में बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अबुल हसन है, तो अबुल हसन ने किसके बनाए में है, जहांगीर के। और यही इनका क्या था, एक सर्वश्रेष्ठ कलाकार था, कौन, अबुल हसन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जल्दी से यह सारे स्टूडेंट बताइएगा कि यहाँ पर जो अबुल हसन ने जो चित्र बनाए हैं वो कौन कौन से बनाए हैं, जल्दी से बताइएगा।
चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करते हैं। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? तो यहाँ पे पुनरुत्थान की बात कर रहा है। पुनरुत्थान भी कह सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो मतलब पुनरुत्थान हो गया या फिर बोल सकते हैं पुनर्जागरण हो गया। नाम चेंज करने को है तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, या फिर रेनेसा का हो गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कौन सा, बंगाल स्कूल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी किसने शुरुआत करी थी पता ही है। सबसे पहले तो ईवी हेल ने करा था। ईवी हेल का जो सहयोग दिया था वो ए.एन. टैगोर ने था। ए.एन. टैगोर को सबसे ज़्यादा सहयोग जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब स्कूलों में प्रचार प्रसार किया था। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 पर बात करते हैं। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? ये भी मैंने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे कृष्ण संबंधी जो चित्र बने हुए हैं वो या फिर कृष्ण संबंधी हो गया, या फिर राग रागनी संबंधी हो गया, या फिर प्रेम आख्यान संबंधी हो गया, या फिर आपका कृष्ण लीला संबंधी हो गया। ये सब आपके कहाँ मिल जाएंगे? तो बिल्कुल आपका पहाड़ी शैली में मिल जाएगा। और पहाड़ी शैली में अगर हम कहाँ पर बात करते हैं तो आपका कांगड़ा शैली में मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सब याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है यहाँ पर संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हैं? तो आपको बताना है संसार चित्र मतलब संसार चंद्र। तो संसार चंद्र समझ ही गए होंगे कि संसार चंद्र किसके टाइम का है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? पहाड़ी हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाना का है नहीं संसार चंद्र का। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर बढ़ते हैं। तो नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने करी थी? नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने करी थी? तो बिल्कुल यहाँ पर किसने करी थी? तो नंदलाल बोस ने करी थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, नंदलाल बोस ने ही क्या करी थी? नियो बंगाल या फिर नव बंगाल शैली की स्थापना करी थी। इन्होंने ही टेम्परा शैली में इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ मैंने आपको बताया भी पढ़ाया भी है। रविन्द्रनाथ टैगोर किस वाद से संबंधित हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं तो यहाँ पर आपका तो बंगाल शैली का गगनेंद्र नाथ भी बताइएगा, गगनेंद्र नाथ भी बताइएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, अभी आगे भी क्वेश्चन में भी आएगा। चलिए तो यहाँ पर बताइएगा हरिपुर जो हरिपुरा है कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए हैं? ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, सब लोग को पता होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हरिपुरा हो गया या फिर आपका संविधान पर जितने भी जो चित्र बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? सब आपका नंदलाल बोस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका नंदलाल बोस हो जाएगा। ठीक है, जो राइट आंसर है आपका नंदलाल बोस। यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन के यहाँ पे पंडाल सज्जा के लिए यहाँ पर किसने, गांधी जी ने इनको निमंत्रित किया था, किसने? नंदलाल बोस को। तो यहाँ पर इन्होंने हरिपुरा जो कांग्रेस के पोस्टर इन्होंने बनाए थे, तैयार करे थे। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिया था वो कहाँ पर? ग्रामीण मतलब जो ग्रामीण जो है यहाँ पे ग्रामीण विषय लिए थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। जैसे कि बढ़ई का हो गया, यहाँ पे मतलब रोज वाली चीज़ें हो गई, जो दैनिक जीवन वाली चीज़ होती हैं वो चीज़। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो बताइएगा, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। कुल्लू है, मालवा है, बूंदी है, मंडी है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्कूल राजस्थान का है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, कुल्लू हो गया, चाहे आपका मालवा हो गया या आपका मंडी हो गया, ये आपका सब कहाँ पड़ता है? आपका किस में पड़ जाता है? पहाड़ी में। और ये आपका जो अकेला ही रह गया है ये बूंदी, ये आपका पड़ जाता है राजस्थान में पड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए ये तो चीज़ हो गया है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पर भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया था? ये भी बिल्कुल मैंने अभी ही बताया था कि यह भारतीय संविधान हो गया, हरिपुरा जो हो गया, आपके कांग्रेस के पोस्टर हो गए, वो सब के सब बुक किसने तैयार करे हैं? तो बिल्कुल आपका नंदलाल बोस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पर, अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई है? देखो ये भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। एक तो यहाँ पर जन्म है, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके जल्दी से जन्म बताएं यहाँ पर इनका कहाँ हुआ था। और यहाँ पर जन्म की डेट भी पूछ ली जाती है कि अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ है और कौन सी जगह पर हुआ है। बाकी अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर पेरिस में हुई है, लेकिन यहाँ पर पेरिस में इन्होंने हुई थी शिक्षा, लेकिन ये भारत लौट आई थी। और यहाँ पर इन्होंने मतलब जो चित्र बनाए थे, भारतीय इनको सब्जेक्ट था, मतलब जो इनका था इंडियन सब्जेक्ट था। और इंडियन सब्जेक्ट के साथ ही इन्होंने यूरोप में चित्र मतलब जो है यहाँ पे वेस्टर्न तकनीक थी। ठीक है, सब्जेक्ट आप मतलब इनका क्या था, मतलब इंडियन था। चलिए तो यहाँ पे भारत माता किसने चित्रित किया है? ये भी बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, अभी तक एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत माता किसने चित्रित किया। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि बिल्कुल किसने किया है, यहाँ पर एम.एफ. हुसैन ने किया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, जो भारत माता को किसने चित्रित किया है? तो बिल्कुल एम.एफ. हुसैन ने किया है। ठीक है, ये चीज़ हो गया है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
45 पे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं? तो यहाँ पर ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको भी ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसमें भी ज़्यादा वो बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सबको पता है। जल्दी से कमेंट करके इनका भी जन्म बताइए, इनका भी जन्म बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो ये कहाँ के हो जाएगा? केरल की मन्नूर हो जाएगा। तो यही पता है, सभी को पता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है कहाँ? मतलब जो किसने किया है? जामिनी राय, अमृता शेरगिल, के हैब्बर, नंदलाल बोस। तो किसने किया है? तो बिल्कुल किसने किया है यहाँ पे चटक रंगों का प्रयोग? यहाँ पर जामिनी राय ने किया है। जामिनी राय भी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं यामिनी राय भी बोल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं, बाकी यामिनी राय हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे किसके मतलब काली घाट हो गए, लोक कला हो गए, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। चलिए तो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार तो एक ही यहाँ पर एक ही आपको दिख रहा होगा कि नोबेल पुरस्कार को पाने वाले एक ही चित्रकार थे, जिनका नाम क्या था? तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किसकी मतलब स्थापना करी थी? विचित्रा क्लब की स्थापना करी थी। जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा कि विचित्रा क्लब की स्थापना जो करी थी वो कब करी थी? तो बिल्कुल किस में करी थी? तो यहाँ पर 1915 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पर, लाल रंग किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर बताना है कि घृणा है, प्रेम है, शांति है, पराक्रम है। तो यहाँ पर बहुत एक बार मैं कम्युनिटी पोस्ट पर ये वाला क्वेश्चन भी डाला था, बहुत लोगों की यहाँ पर कन्फ्यूजन था, तो आपको बता देते हैं कि जो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर दी जाए यहाँ पे लाल रंग का जो प्रतीक है, तो यहाँ पर जो पहले माना गया तो यहाँ पे पराक्रम है। ठीक है, तो यहाँ पर बाद में चलते आए हुए हैं। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे पराक्रम नहीं होता तो आप बता सकते हैं कि प्रेम होगा। अगर यहाँ पे प्रेम भी नहीं होता तो यहाँ पर आप फिर घृणा कर सकते थे। ठीक है, आप लोग भी जानते हैं कि लाल रंग हमारा प्रेम का भी होता है, घृणा का भी होता है और पराक्रम का भी होता है, लेकिन आप फर्स्ट प्रायोरिटी जो देंगे यहाँ पर पराक्रम को ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा तो बिल्कुल आपका पराक्रम राइट आंसर है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है यहाँ पर, पिछवाई किसके लिए चित्रित किया गया है? तो पिछवाई है तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि किससे बात कर रहा है। पिछवाई मतलब पीछे हो गया। तो यहाँ पर जो देवता की मूर्ति जो बनाई मतलब जो देवता की मूर्ति होती थी, तो यहाँ पर जो पीछे कपड़ा लगाया जाता था उसी पर ही यहाँ पर अलंकरण किया जाता था और यहाँ पर उस पर चित्रकारी करी जाती थी और यहाँ पर जो कथाएं लिखी जाती थी वो क्या कहता थी, वो क्या कहला जाती थी? आपके पिछवाई चित्र कहलाए जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पे जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा पिछवाई का जो सब प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? तो यहाँ पे पिछवाई का है जो किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पे नाथ द्वार के लिए जाना जाता है। चलिए तो ये चीज़ हो गया है, तो आपका बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? तो मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर असंबंध क्या है? पहाड़ी है, मुगल है, राजस्थानी है, देवगढ़ है। देखो यहाँ पर आपकी देखो तीनों ही शैलियाँ हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो पहाड़ी है, मुगल है, राजस्थानी है, ये तो क्या है? यहाँ पर आपकी मिनिएचर पेंटिंग हो जाएगी। लेकिन यह कि आपको यहाँ पर देवगढ़ में जो बने हुए हैं यहाँ पर कैसे आपको भित्ति चित्र मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर देवगढ़ की बात करते हैं। तो देवगढ़ है, ये कौन सा आपका केंद्र हो जाएगा? आपका मेवाड़ का ही हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? आपका मेवाड़ का हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर मेवाड़ में है, देवगढ़ का भी अभी क्वेश्चन आएगा, तो आप पर बताइएगा। यहाँ पे असंबंध शब्द बताइएगा। तो यहाँ पे शब्द है, अब आप यहाँ पर बताना है शब्द कौन सा है। तो रेखा है, वर्ण है, अनुपात है, मूर्ति है। तो मूर्ति आपको यहाँ पर कुछ अलग दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पर मूर्ति आपका तत्व नहीं है। रेखा भी आपका तत्व है, वर्ण भी आपका तत्व है, अनुपात भी तत्व है, लेकिन आपका यहाँ पर मूर्ति कोई तत्व नहीं है, इसीलिए कौन सा अलग हो जाएगा? आपका मूर्ति राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है यहाँ पे, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो यहाँ पे इन्होंने सशक्त रेखांकन भी किया है, लयात्मक रेखांकन भी किया है, लेकिन यहाँ पर कौन से कलाकार हैं? तो बिल्कुल कौन से हो जाएंगे? के हैब्बर हो जाएंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि सशक्त रेखांकन उन्होंने किस टाइम में इन्होंने किया था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे जल्दी से आपको बताया भी है मैंने ये वाला। चलिए तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 53 है, एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? तो बताइएगा कि ऐसा कौन सा चित्रकार है जो एन.एस. बेंद्रे का नहीं है, बताइएगा। तो यहाँ पे के.एस. कुलकर्णी है, शांति दवे हैं, यहाँ पे जी.आर. संतोष है, या फिर गुलाम शेख हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं है, तो कौन नहीं है? यहाँ पर कौन हो जाएंगे? के.एस. कुलकर्णी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये के.एस. कुलकर्णी मतलब इनके बाद के चित्रकार हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर एन एस बेंद्रे की, तो एन एस बेंद्रे का बारे में बता देते हैं कि इनको नव प्रभाववाद, मतलब किससे थे ये नव प्रभाववाद के, यहाँ पे भारत के। ठीक है, बाकी यूरोप में जल्दी से बताइएगा कि नव प्रभाववाद यानी बिंदुवादी के लिए कौन जाना जाता है, जल्दी बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर और भी बता देते हैं कि नव प्रभाववाद या फिर बोल सकते हैं बिंदुवादी के लिए जाना जाता है, यहाँ पे बिंदुवादी। ठीक है, बाद में इन्होंने, मतलब पहले तो इन्होंने क्या था, प्रभाववाद और बिंदुवादी मतलब था। अब हम बात करेंगे 1960 के बाद इन्होंने क्या करा कि ये अमूर्त अभिव्यंजनावादी हो गए। ठीक है, कौन, यहाँ पे एन एस बेंद्रे। 1960 के बाद ये अमूर्त अभिव्यंजनावाद, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। बाकी यहाँ पर बता देते हैं कि कुछ विद्वान यहाँ पर लोग मानते हैं कि इनका जो प्रथम प्रभाववादी चित्रकार, अगर हम भारत की बात करें तो इन्हीं को जाता है, एन एस बेंद्रे को जाता है। कुछ विद्वान लोग ऐसा मानते हैं। और यहाँ पर बता देते हैं जो एन एस बेंद्रे हैं, एन एस बेंद्रे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रही हूँ। यहाँ पर इनको, यहाँ पर जो मतलब जो विषय था, ठीक है, जो यानी कि शैली का प्रभाव पड़ा था, वो किसका पड़ा था, यहाँ पर मुगल और राजपूत। ठीक है, मुगल और किसका पड़ा था, राजपूत। राजपूत समझ रहे हैं आपका राजस्थानी, तो मुगल और राजस्थानी शैली का इनका प्रभाव पड़ा था यहाँ पर एन एस बेंद्रे पर। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा, मुगल और राजस्थानी का जो प्रभाव पड़ा था किस पर, मतलब एन एस बेंद्रे पर पड़ा था। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक पड़ा। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि राजा रवि वर्मा तो होंगे नहीं, ना ही के एस कुलकर्णी होंगे, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका असित कुमार हल्दर हो जाएंगे। ठीक है, जो असित कुमार हल्दर हैं, तो असित कुमार हल्दर का जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा कि ये मतलब ये जो शिक्षक थे, जो प्राचार्य थे, वो कौन से विद्यालय के थे, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पर असित कुमार हल्दर, ठीक है, तो असित कुमार हल्दर का बताइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो ये बता देते हैं जो प्रथम थे वो कहाँ पे थे, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा लखनऊ के। ठीक है, तो लखनऊ कला विद्यालय के थे। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं 55। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं लिखा है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर देखते ही नहीं है, नहीं भी लिखा होता है, कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके चित्रकार हैं, कवि हैं, मूर्तिकार हैं, कहानीकार हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि इनको चित्रकार के रूप में तो जाना ही जाता है, कवि के रूप में भी जाना जाता है और कहानीकार के भी रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर साथ साथ में इनको लेखक के रूप में भी जाना जाता है, और यहाँ पर दार्शनिक के भी रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। बाकी अगर हम बता देते हैं उनको मूर्तिकार के रूप में इनको नहीं जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं 56 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर कौन से चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको पता है, अभी ही मैंने बिल्कुल यहाँ पे एग्जाम से मतलब जो आपको क्वेश्चन करा रही थी तो मतलब तुरंत बताया था कि जो यहाँ पर जो लोक चित्रों से प्रभावित जो कलाकार था वो कौन था। यहाँ से लोक कला और यहाँ पर काली घाट के चित्रों से जो चित्र बनाता था, कभी कभी काली घाट भी दे देता है, तो आप कौन सा करके आएंगे, तो बिल्कुल आपका जामनी राय हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि गीत गोविंद, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि बिल्कुल मैंने अभी बताया था कि गीत गोविंद के चित्र जो मिले हैं वो कौन से जगह से मिले हैं, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर जो गीत गोविंद के चित्र हैं किस विषय से संबंधित हैं, युद्ध है, प्रेम है, धर्म है, सामाजिक है, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पे गीत गोविंद का जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल आपका प्रेम से हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे जो उसका गीत गोविंद से संबंधित है वो आपका कौन सा हो जाएगा, प्रेम संबंधी हो जाएगा। यहाँ पर बता देते हैं कि जो मतलब कहाँ पर है गीत गोविंद का, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा पहाड़ी में। और पहाड़ी में कौन सी जगह पर, बिल्कुल अब मैंने अभी बताया था, पहाड़ी में आपका बसोहली। और बसोहली में कौन करता था यहाँ पर, तो आपका मानकू करता था, जो मानकू करता था यहाँ पे चित्रकार थी। जल्दी से बताइएगा गीत गोविंद के चित्र कहाँ पर संग्रहित हैं, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे बिल्कुल मैंने अभी बताया है, बिल्कुल अभी बताया है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 है। यहाँ पर भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं, खजुराहो में, देवगढ़, होशंगाबाद, सारनाथ। तो आपको पता है कि भित्ति चित्र मिलते हैं, ये भी बिल्कुल मैंने अभी बताया है, क्वेश्चन में आया ही था। तो यहाँ पर बता देते हैं कि जो भित्ति चित्र मिले हैं वो आपको कहाँ मिले हैं, तो बिल्कुल आपका देवगढ़ हो जाएगा। और देवगढ़ आपका यहाँ पर किसका केंद्र पड़ता है, ये आपका मेवाड़ का पड़ता है। तो यहाँ पे जितने भी राजस्थानी के जितने भी केंद्र हैं आप उसको याद रखिएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो भित्ति चित्र हैं देवगढ़ से मिले हुए हैं वो चीज़ आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो देवगढ़ से जो मिले हुए हैं वो कौन सा है, एक आपकी अजारा की ओवरी है, ये भी याद रखिएगा, ओवरी, ठीक है। और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, मोती महल के यहाँ पर भित्ति चित्र बने हुए हैं, ठीक है। मोती महल के यहाँ पर भित्ति चित्र मिले हैं और किसने बनाए हैं ये भी बता देते हैं, चौखा ने बनाए हैं। यहाँ पे क्या है नाम, चौखा। तो चौखा को याद रखिए, वो देवगढ़ से संबंधित है। और देवगढ़ कहाँ है, ये आपका मेवाड़ हो जाएगा। और मेवाड़ किससे संबंधित है, आपका राजस्थानी से संबंधित है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 पे बढ़ते हैं। 59 है यहाँ पर, भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्र करने वाले जो श्रेय कलाकार, मतलब जो श्रेय जाता है वो कौन से कलाकार को जाता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं। या फिर कभी कभी ऑलियोग्राफ भी पूछ सकता है, ठीक है, ऑलियोग्राफ भी पूछ सकता है, तो याद रखना। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो बिल्कुल आपका राजा रवि वर्मा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पे, छितेंद्रनाथ, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया है, यहाँ पे आपको समझदार है तो समझ सकते हैं। यहाँ पे छितेंद्रनाथ मजूमदार की चित्र शैली में निम्नलिखित कौन सी संज्ञा दी जाती है, तो यहाँ पर जो है छितेंद्रनाथ मजूमदार, तो इन्होंने टेम्परा में भी काम किया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे चित्र शैली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा दी जाएगी, तो बिल्कुल आपकी जल रंग वॉश हो जाएगा, ठीक है। आपका कौन सा हो जाएगा, जल रंग आपका वॉश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वॉश लिखा नहीं है तो बता देते हैं, यहाँ पर जल रंग कौन सा हो जाएगा, वॉश में इन्होंने काम किया है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है, मतलब प्रागैतिहासिक चित्र क्या है, ग्रंथ चित्र है, गुहा चित्र है, कागज पर बने चित्र हैं, वस्त्र पर बने चित्र हैं। ये भी बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है कि जो प्रागैतिहासिक चित्र जो बने हैं वो कहाँ पर हैं, आपका कौन सा हो जाएगा, गुहा चित्र हो जाएंगे, मतलब जो बने हैं गुफाओं में तो बने हैं। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि यहाँ मतलब ग्रंथों में बने हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं। चलिए तो यहाँ पे इस भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी कोई वो नहीं है। चलिए तो यहाँ पे भीम बेटिका है, तो यहाँ पे भीम बेटिका में कौन से चित्र हैं, तो ये भी पता है सबको, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो भीम बेटिका है वो संसार का मतलब प्रागैतिहासिक काल के जो संसार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, आपका भीम बेटिका हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये भी पता है कि आपको इन्होंने 2003 में यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया था, किसको, 2003 में किसको किया था, यहाँ पर भीम बेटिका को किया था, किसमें, 2003 में। बाकी आपको पता ही है कि ये कहाँ है, तो आपका ये पड़ जाएगा आपका प्रागैतिहासिक काल। जो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि भीम बेटिका की खोज किसने करी थी और भीम बेटिका कहाँ पर स्थित है, बताइएगा दोनों ही चीज़ को। चलिए तो यहाँ पर बता देते हैं भीम बेटिका की खोज किसने है, तो पता ही है कि यहाँ पर वाकड़कर ने करी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कौन से सन में करी है ये भी बता देते हैं। चलो 58 से यहाँ पर 59 भी हो सकता है, कौन से मतलब दोनों ही डेट में हो सकता है, ठीक है, 58 या 59। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है कि जो प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं, तो यहाँ पर पशु मानव पक्षी या फिर पशु मानव पक्षी, तो यहाँ पर बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि जो प्रागैतिहासिक चित्रों के हैं तो यहाँ पे पशु के भी मिलेंगे, मानव के भी मिलेंगे और पक्षी के भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर जो मतलब प्रागैतिहासिक काल में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यहाँ पर जो ब्रश को कहा जाता है, तो आपको बता देते हैं वर्तिका जरूर याद रखना, जो वर्तिका है वो आपको ब्रश को बोला जाता है या फिर कूची, ठीक है, तो यहाँ पर वर्तिका याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 64 क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है कि अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है, तो ये भी पता है कि सब लोग जानते हैं, गेरुआ, काला, श्वेत, नीला। तो यहाँ पर जो है तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, जो प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, गेरुआ हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे पंचमढ़ी में जो रेखाएं बनाई गई हैं, सॉरी रेखाएं कह रही हूँ, जो पंचमढ़ी में सबसे ज़्यादा रंग को या प्रयोग करा गया है वो कौन सा किया गया है। एक बार ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। चलिए तो यहाँ पे 65 क्वेश्चन है, यहाँ पे पंचमढ़ी किस प्रदेश में है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि पंचमढ़ी जो है वो किस प्रदेश में है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, ये भी बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, एक मिनट, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है या फिर गुजरात है, तो बताना है। ये तो मतलब सभी लोग जानते हैं जो पंचमढ़ी है वो कहाँ पर है,
तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो पंचमढ़ी की खोज करी थी, जल्दी से सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि खोज किसने करी है। तो यहाँ पे बता देते हैं कि अगर हम बात करते हैं गुफा की, तो पंचमढ़ी में जो गुफा की खोज करी थी वो किसने करी है, यहाँ पर जी.आर. हंटर ने करी है। और जी.आर. हंटर ने कब करी है, 1932 में करी है। अब हम बताते हैं यहाँ पर मतलब जो चित्र की, अगर हम चित्र की बात करें कि चित्रों की खोज करी है यहाँ पे पंचमढ़ी में, वो किसने करी है, 1936 में किसने करी है, D.H. गार्डन ने करी है। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा, जी.आर. हंटर ने करी है 1932 में, 1936 में D.H. गार्डन में यहाँ पे चित्रों की खोज करी थी। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया है। बाकी गुफाओं की संख्या आपकी 50 हो जाएगी। 1 मिनट। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया है। यहाँ पर मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है, तो बताइएगा कि मिर्ज़ापुर प्रागैतिहासिक काल का है, मुगल का है, अवधी है, राजस्थानी है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन क्यों आपको आसान लग रहा है, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ रखा है और इस चैप्टर को भी बहुत बार रिपीट कर रखा है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा आसान लगता है। तो यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो सबसे ज़्यादा जो महत्व है, तो यहाँ पर यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो मतलब जो केंद्र है, तो आपको कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 मिनट, तो बिल्कुल आपका प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। ठीक है, तो मुगल को तो बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते हैं इन तीनों का, है ना, तो आपने प्रागैतिहासिक काल ही पढ़ा है, तो बिल्कुल आपको कौन सा हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम मिर्ज़ापुर की बात करते हैं, तो मिर्ज़ापुर की जल्दी से खोज का बताइएगा कि खोज किसने करी थी। तो यहाँ पर बता देते हैं 1880 में जो करी है वो किसने करी है, यहाँ पर कार्लाइल ने की थी। अगर हम बात करते हैं 1883 में, अगर हम बात करते हैं 1883 में बात करते हैं, तो किसका, कॉकबर्न का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉकबर्न हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि यहाँ पर जो गुफाएं हैं वो 100 से अधिक यहाँ पर गुफाएं हैं। बाकी अगर हम और भी बात करते हैं कि मिर्ज़ापुर है, तो ये एक क्या था, एक पिकनिक स्थल है। ठीक है, मतलब जो पिकनिक होता है, पिकनिक तो सभी लोग जानते हैं ना, ये एक प्रसिद्ध क्या था, एक पिकनिक स्थल था। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गया है। बाकी 1 मिनट, यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर मिर्ज़ापुर का जो आपको क्या बता रही थी, 1 मिनट, हाँ, मिर्ज़ापुर का जो पिकनिक स्थल है जो आपका कौन सा है, मतलब मिर्ज़ापुर का जो प्रसिद्ध पिकनिक स्थल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, विंडम। ठीक है, विंडम याद रखना, जो मिर्ज़ापुर का जो पिकनिक स्थल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, विंडम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी विंडम की खोज किसने करी थी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, यहाँ पे किसने करी थी, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, डॉक्टर जगदीश गुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिर्ज़ापुर के भी जितने भी केंद्र हैं उसको भी याद रखिएगा। जो यहाँ पर बात करते हैं 67 है, यहाँ पे अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं, तो यहाँ पे अधिकांश जो प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं ये आपको बताना है। तो कहाँ मिलते हैं, तो ये पता ही है, मंदिरों में तो मिलते ही नहीं है, महलों में भी नहीं मिलते हैं, बिहारों में भी नहीं मिलते हैं, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आपका गुफाओं में हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अधिकांश चित्र सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, अगर हम गुफाओं का नाम पूछे तो आपको कौन सा बताएंगे, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं भीमबेटका में मिलते हैं। और भीमबेटका में कम से कम यहाँ आपके 600 गुफाएं हैं, और 600 गुफाओं में से आपके जो चित्र मिलते हैं वो 275 गुफाओं में से आपके चित्र यहाँ पर मिल सकते हैं। मतलब 275 चित्र नहीं, 275 गुफाओं में चित्र मिले हुए हैं। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं 68 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है। तो यहाँ पर रेखा का है, रंग का है, रेखा रंग का है, या फिर प्रकृति का है। तो यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर महत्व की बात करें तो बिल्कुल आपका रेखा ही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर देते हैं, बस लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर है प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से हुई है, मोहन, और साइज़ भी बताइएगा, साथ में साइज़ भी बताइएगा कि यहाँ पर जो नृत्यांगना मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त है, और इसको साइज़ भी बताइएगा। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं जो प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति है वो बिल्कुल आपकी कहाँ से हो जाएगी, तो बिल्कुल मोहनजोदड़ो से हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर बात करें कि नृत्यांगना की मूर्ति यानी कि नर्तकी की मूर्ति, या फिर डांसिंग गर्ल भी पूछ सकते हैं, या फिर क्या पूछ सकते हैं, डांसिंग गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, डांसिंग गर्ल हो गया, नृत्यांगना हो गया, तो इस टाइप से पूछ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, तो आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछते हैं कि यहाँ पर जो मतलब साइज़ है, तो साइज़ आपका 10.5 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 2.8
आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको बता देते हैं ये सेंटीमीटर में है, तो जो है आप पूरा ही साइज़ याद रखिएगा। कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे नृत्यांगना की लंबाई बताइए। DSSB के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया है कि यहाँ पर नृत्यांगना की चौड़ाई क्या है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं क्योंकि आपने लंबाई, चौड़ाई और मोटाई आपने तीनों ही याद करी है। अगर मोटाई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि आपका 2.5 हो जाएगा। अगर चौड़ाई पूछता है तो आप 5 बता सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से तीनों ही याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त है। देखो वही चीज़ क्वेश्चन कह रहा है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर बिल्कुल अभी ही उसी की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे प्रथम धातु मूर्ति है किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो है प्रथम धातु मूर्ति, तो बिल्कुल कौन सा है आपका सिंधु सभ्यता हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर है आपका, तो सिंधु सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि जो हड़प्पन सभ्यता है किसे कहते हैं, गुप्त सभ्यता, मुगल सभ्यता, वैदिक सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता। तो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हड़प्पन सभ्यता है तो सभी लोग जानते हैं, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले खोज हुई थी, तो आप यहाँ पर ऐसे ही होता है कि अगर मान लो पता चल गया कि यहाँ पर नदी है, यहाँ पे सिंधु सभ्यता की तरफ दिखाई, तो आपका सिंधु सभ्यता हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हड़प्पा की खोज होगी तो आपकी हड़प्पा सभ्यता होगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा तो आपका मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो ये चीज़ सब नाम कर लिए जाते हैं। जैसे कि आपने अभ्रंश शैली में पढ़ा होगा, तो अभ्रंश शैली के भी बहुत सारे नाम है, जैन शैली, गुजरात शैली, ये सब नाम इसीलिए दे दिए जाते हैं, जिस चीज़ की खोज हो जाए उसी का नाम दे दिया जाता है। चलिए तो यहाँ पे बात करती है नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है। तो सभी लोग जानते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है कि नगरीय सभ्यता का अगर हम प्रथम उदाहरण अगर हम देखते हैं जो सबसे पहले, तो आपका तो बिल्कुल आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिल जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 है, यहाँ पर हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे हड़प्पा मोहनजोदड़ो से किस सभ्यता से संबंधित है, तो यहाँ पे गुप्त है, शुंग है, मौर्य है या फिर आपका सिंधु हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है किस सभ्यता से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका गुप्त तो बिल्कुल ही नहीं है, शुंग तो बिल्कुल ही है, मौर्य तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल सिंधु हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी पता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है। साथ साथ में सारे स्टूडेंट इसको बताइएगा कि स्नानागार की जो माप है वो भी बताइएगा। ठीक है, मीटर में बताइएगा और फीट में भी, दोनों ही बताइएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं स्नानागार कहाँ से मिला है, तो बिल्कुल आपका कहाँ से मिला है, बिल्कुल आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्नानागार मिला है तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अगर हम इसकी माप की बात करते हैं, जो इसकी माप है वो कौन सी हो जाएगी, अगर हम मीटर में बात करते हैं तो पहले मीटर वाला देखते हैं। तो यहाँ पे 11 पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू 7 पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, 01। ठीक है, यहाँ पर आपका मतलब 7 ही मान के चलिए, यहाँ पर 01 क्या होता है। चलिए तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपका 43, मतलब 2.43 नहीं बोलेंगे, 43। ठीक है, तो यहाँ पे 2.43 ये किस में हो जाएगा, आपका मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, तीनों ही याद रखिएगा, लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी और ये ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये मीटर हो जाएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर फीट में बात करते हैं। अगर फीट में पूछा जाता है तो यहाँ पे फीट में कौन सा हो जाएगा, सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा। तो 39 इंटू 23 इंटू 8 फीट हो जाएगा। ये इसकी दोनों ही लंबाई बताई है, तो इसको दोनों ही याद रखिएगा, बाकी मोहनजोदड़ो है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 पर बढ़ते हैं। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है। तो यहाँ पर देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, एक ही पेपर में कम से कम 4 बार क्वेश्चन एक ही को रिपीट कर दिया है। यहाँ पे नृत्यांगना, योगी, देवता, पशु, तो यहाँ पर आपने 2003 में एग्जाम दिए होते तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो कितना अच्छा रहता। यहाँ पे प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है, तो यहाँ पर आपको बताना है जो प्रथम कांस्य प्रतिमा है तो किसकी हो जाएगी, तो बिल्कुल आपकी नृत्यांगना की हो जाएगी। और नृत्यांगना का आपका साइज पता ही है कि 10.5 इंटू 5.2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी आपको ये कहाँ से मिली है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिली है, तो ये चीज़ याद रखना। बाकी किस धातु से बनी है, तो ये कांस्य प्रतिमा से, मतलब कांस्य धातु से बनी है या फिर ब्रॉन्ज बोल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हो गया है। चलिए तो यहाँ पे पद्मपाणि अवलिकेतेश्वर प्रथम अंकन कहाँ मिलता है।
भित्ति चित्र, ताड़पत्र, तो यहाँ पे जो पदमपाड़ी अब्लिकेतेश्वर की बात कर रहा है, तो आपको बताना है भित्ति चित्र, ताड़पत्र, कागज, वस्त्र, तो आपको बताना है कि जो मतलब पदमपाड़ी अब्लिकेतेश्वर है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका ये भित्ति चित्र हो जाएगा। ताड़पत्र का कोई मतलब नहीं है, कागज भी नहीं है, यहाँ पे वस्त्र भी नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर इतने लोग पढ़ते रहते हैं, तो ये तो बहुत जल्दी आसानी से क्वेश्चन दे देंगे। तो यहाँ पर जो है तो आपका पदमपाड़ी अब्लिकेतेश्वर का अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, भित्ति चित्र बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर साइज़ की बात करते हैं तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके साइज़ बताइएगा कि कौन सा साइज़ है। तो यहाँ पे साइज़ जो बात करें, जो इसका कौन सा है, मतलब 5 फीट, मतलब जो इसका चित्र का है भित्ति चित्र, तो 5 फीट 9 इंच हो जाएगा आपका ये। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 फीट आपकी 5 इंच। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही याद रखिएगा, 5 फीट 9 इंच और 2 फीट 5 इंच, तो ये याद रखिएगा। बाकी इनके राइट साइड में क्या है, लोटस है। ठीक है, राइट साइड में क्या है, लोटस है, और कौन से लोटस कलर का है, आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। बाकी से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि पदमपाड़ी अब्लिकेतेश्वर का कौन सी गुफा नंबर में है, बस जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। यहाँ पे अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है, तो यहाँ पे अजंता का प्रमुख स्थान कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र में कहाँ है, तो ये आपका पड़ जाएगा औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी तो ये पता ही है, सबको ही पता है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 है यहाँ पे, अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या है। ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये तो आप समझ ही होंगे कि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि हिंदू तो बिल्कुल भी नहीं, जैन भी बिल्कुल नहीं। सारे स्टूडेंट बस ये कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर जो हिंदू और यहाँ पर बौद्ध और यहाँ पर जैन, जो तीनों ही धर्म के मिले हैं, वो कौन सी गुफाओं में मिले हैं, जल्दी से बताइएगा। हिंदू, बौद्ध और लास्ट आपका जैन, तो बताइएगा जो हिंदू, बौद्ध और जैन यहाँ पर तीनों धर्म से मिले हैं, वो कौन सी गुफाओं में मिले हैं। यहाँ पे बादामी है, एलोरा है, अजंता है, कौन सा है, सित्तनवासल है, जो भी है यहाँ पर बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 है यहाँ पे, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ से मिले हैं। तो अजंता के जो समकालीन चित्र हैं वो बिल्कुल आपके कहाँ से मिले हैं, बाघ से मिले हैं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, बाघ से मिले हैं। यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि जो बाघ का जो कौन सी गुफा से हैं, तो यहाँ पे अजंता के कौन से समकालीन है, यहाँ पर 1 और 2 गुफा के समकालीन के यहाँ पर चित्र मिले हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अजंता के जो 1 व 2 कौन से काल के हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, वाकाटक या फिर चालुक्य। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80। तो बस आपके क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं। देखो, मैंने आपको फटाफट आपको देखो, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम यहाँ पर 125 क्वेश्चन होने चाहिए, तो यहाँ पर 85 की हुए हैं। तो यहाँ पर देखो, आज के पेपर में भी यहाँ पर आपको 85 में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन जब 85 क्वेश्चन ही है तो यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं। तो पहले हो सकता है कि यहाँ पर 85 ही क्वेश्चन आते हो। अब मैंने 2003 का पेपर तो नहीं दिया, तो यहाँ पर तो आप लोग ने भी नहीं दिया होगा, 2003 का तो बहुत पुराना ही पेपर है। तो यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर 125 क्वेश्चन हो सकता है कि बाद में बढ़ाए गए हो, तो वहाँ पर 85 ही क्वेश्चन यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर 85 ही क्वेश्चन है 2003 में। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं, विश्व प्रसिद्ध पदमपाड़ी अब्लिकेतेश्वर चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन यही वाला पूछा भी था, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे पदमपाड़ी अब्लिकेतेश्वर का जो चित्र बना है, तो बिल्कुल आपका गुफा संख्या 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी कभी कभी पूछ लेता है कि पदमपाड़ी अब्लिकेतेश्वर है, तो यहाँ पर जो इसका राइट साइड में, मतलब जो लोटस कौन से साइड में है, लेफ्ट में है तो राइट में है, तो आप बता सकते हैं कि राइट साइड में है, यानी कि दाएं हाथ में है। और कौन से रंग का है, तो यहाँ पर नीले रंग का है, ये भी बता सकते हैं। बाकी तो आपको मैंने साइज वाइज जो भी था वो मैंने आपको बता दिया है, तो उसको याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पर, अजंता की किस गुफा में मर्दासन राजकुमारी का चित्र मिलता है, यानी कि मरती हुई राजकुमारी है जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा उदास है। तो यहाँ पर जो है मर्दासन राजकुमारी हैं, जो यहाँ पर जो इनकी नंद की पत्नी, यहाँ पर जो नंद की पत्नी थी, यहाँ पर जो मर्दासन है, यहाँ पे नंद की पत्नी है, जो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये भी एक, इन्होंने भी मतलब घर छोड़ दिया था, कौन, नंद ने भी यहाँ पे घर छोड़ दिया था, बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि मतलब किसमें की तरह, यहाँ पर जैसे कि बुद्ध भगवान थे, ऐसे ही इन्होंने, नंद ने भी घर छोड़ दिया था। तो यहाँ पर उनकी बिल्कुल मरने जैसी हालत हो गई थी यहाँ पर उसकी राजकुमारी की। ठीक है, तो ये चीज़ है, मर्दासन राजकुमारी का यहाँ पर चित्र जो बना है, तो बिल्कुल आपको कौन सी गुफा संख्या में हो जाएगा, तो गुफा संख्या आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा आपका, गुफा संख्या 16 में है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
82 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है यहाँ पर भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो आपको बताना है गुफा संख्या 1 है, गुफा संख्या 9 है, गुफा संख्या 17 है या फिर गुफा संख्या 16 है। तो आपको बताना है कि भिक्षुक बुद्ध कभी कभी हो सकता है भिक्षुक बुद्ध पूछ ले, या फिर पूछ सकता है कि माता पुत्र का भी पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि आपका कि मतलब भिक्षुक बुद्ध हो गया या फिर भिक्षुक पुत्र भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भिक्षुक पुत्र भी है, ऐसे करके भी पूछ सकता है। ठीक है, या फिर यशोधरा की भिक्षा है। ठीक है, वो यहाँ पर हाँ, तो चलिए ऐसे करके पूछ सकता है। देखो पूछने का तरीका अलग अलग होता है, तो इसको याद रखना। तो यहाँ पर है जो है आपको, चलिए यहाँ पे भिक्षुक बुद्ध है तो यहाँ आपको बताना है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे गुफा संख्या 17 हो जाएगा। जो भिक्षुक बुद्ध है वो आपका कौन किस में है, गुफा संख्या 17 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 है, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए। तो यहाँ पे जो सर्वप्रथम जो लघु चित्र हैं कागज पर, ताड़पत्र पर, कांच पर, यहाँ पर, तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो लघु चित्र बनाए हैं तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, ताड़पत्र पर बनाए हैं। और ताड़पत्र पर कहाँ बने हैं, तो ये सभी लोग जानते हैं यहाँ पर पाल शैली में बने हुए हैं सर्वप्रथम यहाँ पर आपके लघु चित्र, यानी कि जो पोथी चित्र हैं। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। यहाँ पर बस एक लास्ट क्वेश्चन आपका और बचा है, बस आपकी यहाँ पर इंतजार खत्म है। तो चलिए यहाँ पे जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है, तीर्थंकर और उनकी जीवनी है, या फिर पशु पक्षी है, शासक है, मानव है। तो ये तो तीनों बिल्कुल ही नहीं होंगे, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर बता देते हैं जो जैन और लघु चित्रों का जो प्रमुख विषय है, तो यहाँ पे जैन, तीर्थंकर और उनकी जीवनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बस आपके क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं। तो यहाँ पर बता देते हैं कि जो पारंपरिक भारतीय मतलब जो भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं, रासायनिक, भूमि से प्राप्त रंग, या फिर जल रंग, या फिर खनिज रंग। तो यहाँ पर बताइएगा कि यहाँ पर जो पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं। तो बिल्कुल कौन से हो जाएगा आपका, यहाँ पर खनिज रंग हो जाएगा। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो ये तो मतलब ये जो हो गया जो आपके भूमि से मतलब जो है खनिज रंग। ठीक है, तो आपको पता है ना खनिज से कैसे हैं जो भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से प्राप्त हैं, जैसे कि आपका चूना हो गया, जैसे आपका हिरोंजी मतलब पत्थर हो गया। इस टाइप से आपका खनिज रंगों में जितने भी प्रयोग आते हैं वो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपकी क्लास खत्म हो गई है। और सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट हैं टाइम, पहले तो मैं यही हमेशा अपनी क्लास में कहती हूँ कि टाइम से ज्वाइन होया करें, और बाकी अच्छे से पढ़े। देखो हर संडे तो मेरा यही रहता है कि हर संडे आपका प्रीवियस ईयर जो मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर है टीजीटी का वो आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो आपका 2021 तक मुझे पूरे कंप्लीट कराने हैं। बाकी इससे पहले मैंने आपको करवा दिया है 1999 वाला भी करवा दिया है, 2001 वाला भी करवा दिया है, आज मैंने 2003 वाला करवा दिया है। ठीक है, तो 3 सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेट आपके जितने भी कंप्लीट हैं वो सारे मतलब जितने भी सेट हैं वो सब कंप्लीट करा दूंगी। बाकी अब हो सकता है कि मंडे को यहाँ पर सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिए कि यहाँ पर मैं यहाँ पर यूथ चलाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपके बताया ही था आज की क्लास में, तो यहाँ पे 11,480 क्वेश्चन का मेरा टारगेट है कि मैं कैसे ना कैसे करके आपको कंप्लीट करवाऊँ। तो जल्दी से सारे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन के तो मैं एक्सप्लेन जितना भी हो सकेगा मैं करूँगी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आपको जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन करवा के आपका सिर्फ टिक लगवा के जो राइट आंसर है वो करवा दूँ आपका। तो आपका बताइए सही रहेगा कि नहीं। डेली आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपको कम से कम 150 में डेली ही कोशिश करूँगी कि 150 आपके क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, मुश्किल से आपका 1-1.5 घंटा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटा ही लगेगा। ठीक है, तो कोशिश करूँगी कि आपका जल्दी से फटाफट आपकी ये वाला करवा दूँ। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके सारे स्टूडेंट ज़रूर बताइएगा कि ये बड़ा सही रहेगा या नहीं। ठीक है, चलिए तो फिर आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन।